तो नमस्ते सभी को फिर एक बार। अभी तक हमने जो पिछले सेशन में करा था दैट वाज ऑन इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस का जो अप्रोच है वो कैसे था। और हमने ये भी देखा कि इनहेरिटेंस जो सारे पुत्र जो बच्चे हैं, जो आपत्य है सारे, उनके लिए एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है उस हिसाब से उनको इनहेरिटेंस भी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें अधिक होगा। जो पैतृक प्रॉपर्टी है, पैतृक वेल्थ जो है उसमें अधिक होगा। और उसमें भी अगर बहन भाई के बीच किस तरीके से होता था, वी सॉ की जो बहनें हैं उनको विवाह के समय चंक वाज गिवन, जो उनके लिए रखा जाता था। और भाई, और फिर उसके बाद जो स्टेट होता था, वेल्थ होता था, जब इनहेरिटेंस का बंटवारा होता था तब उनमें उनका शेयर नहीं होता था, बिकॉज ऑलरेडी विवाह के समय उनको दे दिया जाता था। परंतु उसमें भी जो माता का के आभूषण, माता का जो भी कुछ है उसका भाग बहन को भी मिलता था। तो हमने ये देखा था। अब उसी अध्याय में जो 6वां अध्याय था उसमें हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें फिर जो भाग हमने नहीं किया था, हमने ये देखा था कि बड़े छोटे मध्यम बच्चों को कितना शेयर मिलता है, क्या अप्रोच है वगैरह वगैरह, ये हमने देखा था। अब आगे जाके ज्येष्ठ कैसे निश्चित किया जाए इस पे हम देखेंगे। अभी तक ये था कि जो ज्येष्ठ है उससे अधिक शेयर मिलेगा। क्यों अधिक शेयर मिलेगा? क्योंकि सारा जो श्राद्ध करना है, बंधु बांधवों का ध्यान रखना है वगैरह वगैरह, उसका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा कर्तव्य जो उसका था वो सबसे बड़े भाई पर हुआ करता था, कि उनको ध्यान रखना है कि जो छोटे भाई बहन है या और भी परिवार के सदस्य हैं उनको कभी अड़चन ना आए, उनके जीवन में वो कुछ ना कोई ना कोई रोल प्ले करे। इसलिए उनको जो इनहेरिटेंस भी होता था उसका एक भाग अधिक दिया जाता था। 1/10 पोर्शन जो है वो उनको अधिक मिलता था, ये हमने देखा था। पर ज्येष्ठ था तो उसमें हमने ये भी फिर देखा था कि अगर जो ज्येष्ठ है वो अपना काम नहीं कर रहे, अपने जो कर्तव्य का निर्वाह अगर वो नहीं कर रहे, तो फिर उनको जो भाग है वो भी नहीं मिलेगा। वो किनको मिलेगा? जो भी परिवार में जो भी पुत्र जो बड़े का दायित्व है वो दायित्व निभा रहे हैं, उनको वो शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ऑल्दो इट इज बेस्ड ऑन ज्येष्ठ, पर उसके बाद जो भी वो गुण दिखाता है, कर्तव्य करता है, उस हिसाब से उसको शेयर मिलेगा। पर अब ज्येष्ठ, क्योंकि हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पे पॉलीगैमी होता था, एक घर पर मल्टीपल वाइफ्स और उन मल्टीपल पत्नियों के मल्टीपल बच्चे ऐसे होता था। तो उनके बीच अब ज्येष्ठता का कैसे वर्ण किया जाए इस विषय में, एंड वो केवल और केवल उम्र के हिसाब से नहीं है, केवल आयु के हिसाब से नहीं है। तो वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे वो हम देखते हैं, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो डिस्क्रिमिनेटरी थे या इंक्लूसिव थे। सो we'll do some of that. तो हम है पेज नंबर 266 पर। हाँ, जो पिछले अध्याय में 6 अध्याय में हमने आधा छोड़ दिया था, तो आधा हमारा पेंडिंग था, तो वहां से शुरू करते हैं। पेज नंबर 266। नाना स्त्री पुत्राणां तु संस्कृत असंस्कृतयोः कन्याकृत क्रिया अभावे च एकस्याः पुत्रयोः यमयोः वा पूर्व जन्मना ज्येष्ठ भावः। तो वो कहते हैं कि पूर्व जन्मना ज्येष्ठ भाव, जो पहले जिसका जन्म होता है उसका ज्येष्ठ भाव है, जो सबसे पहले जिसका जन्म होता है उसका ज्येष्ठ भाव है। इवन यम मतलब कपल, मतलब ट्विंस, अगर ट्विंस हुए हैं तो उसमें भी जो थोड़ा भी पहले बाहर आए हैं उसको ज्येष्ठ माना जाएगा। परंतु वो एक क्लॉज के साथ कहते हैं, वो कहते हैं जब ऐसी परिस्थिति ना हो तब उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से होगा। तो कैसी परिस्थिति ना हो? तो वो कहते हैं ऐसी परिस्थिति जहाँ पे मल्टीपल वाइफ्स हो, और वो मल्टीपल वाइफ्स में किस तरीके से है? संस्कृत असंस्कृतयोः, मतलब किन किन पत्नियों से प्रॉपर फॉर्मल विवाह हुआ है, किन किन पत्नियों से प्रॉपर फॉर्मल विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे हमने 8 प्रकार के विवाह देखे थे, तो अगर पहले 4 प्रकार के विवाह के अनुसार वो जो कार्य रिचुअल संपन्न हुआ है तो वो संस्कृत आ जाएगा। अगर वैसा नहीं हुआ है तो फिर वो असंस्कृत, मतलब पहले 4 और बाद के 4 में डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर 2 पत्नियां हैं, एक के साथ पहले 4 प्रकार में से एक तरीके से विवाह हुआ है और दूसरे में दूसरे तरीके से,
तो जो वो बीवी है, वो पत्नी है जिनका फॉर्मल पहले 4 से विवाह हुआ है, उनका पुत्र अगर बाद में भी जन्मा हो तो वो ज्येष्ठ माना जाएगा। ठीक है, दिस इज वन रूल। द सेकेंड रूल इज कन्या कृत क्रिया अभाव है। कन्या कृत क्रिया मतलब अगर दो पत्नियां हैं, एक है who was a virgin at the time of birth, ठीक है, जो दूसरी है वो कदाचित पुनर्विवाह उनका हुआ हो, बिकॉज वी सॉ, हमने देखा था कि पुनर्विवाह भी काफी सारे सर्कमस्टांसेस में परमिटेड था। पुनर्विवाह वाज वेरी वेल अलाउड, ठीक है, और बहुत सारी परिस्थिति, मतलब वो हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि किन किन परिस्थितियों में पुनर्विवाह भी अलाउड है। तो वैसा तो केस है, ठीक है, कि एक फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड इज अ वर्जिन मदर, जिसके साथ जो प्रथम बार ही विवाह हुआ हो, और दूसरे जो है दैट इज मे बी रीमैरिज और पुनर्विवाह व्हाटएवर, उस केस में जो वो पत्नी है फर्स्ट टाइम मैरिड, उसके बच्चे को पहला माना जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द अदर रूल दैट दे हैव। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो, अगर सारे ही एक तरीके, क्योंकि दो बीवियां हैं, दोनों ही एक तरीके से, दोनों का ही संस्कृत विवाह हुआ हो, या एक जन को ट्विंस हुआ हो, तो उन सारे केसेस में आयु के हिसाब से देखा जाएगा। अच्छा, अब आयु के हिसाब से किसमें देखा जाएगा वो भी है, ठीक है। तो जो 4 वर्ण, हम एक्चुअली इसमें वर्ण और जाति की बात आगे चल के करेंगे, एक्चुअली नेक्स्ट अध्याय में वील कम टू दैट। पर वो कह रहे हैं, आगे कहते हैं, सूत मागध व्रात्य रथकाराणाम ऐश्वर्य तो विभागः शेषः तम उपजीवेयुः। सूत मागध व्रात्य रथकारण, बेसिकली सारे जो मिक्स्ड जाति या वो लोग जो परंपराएं फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो ये जो मिक्स्ड जातियां हैं सारी, उनमें जो प्रोफेशन बेस्ड जातियां हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक प्रोफेशन में हो, जो इसमें भी आ जाता है, जो बेसिकली आप देखो तो वो क्षत्रिय वैश्य उनमें भी सब में आ जाता है, बट इनमें ज्यादा जो उस किस्म के स्पेसिफिक प्रोफेशन, स्पेसिफिक स्किल सेट्स वाले हो, उसमें ज्येष्ठता आयु के हिसाब से नहीं परंतु स्किल के हिसाब से होगी, क्योंकि जितनी आपकी स्किल है उतना आपका पोटेंशियल टू अर्न, आजीविका कमाने का आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और ये अधिक से अधिक सारे फैमिली ओरिएंटेड प्रोफेशंस होते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि जिसमें सबसे अधिक स्किल है उनको ज्येष्ठ माना जाएगा, और बाकी सारे जो बंधुजन है परिवार के, वो उनके अंडर, मतलब वो उनके नीचे आएंगे। तो बेसिकली द वन हु इज द मोस्ट स्किल्ड विल हैव द कर्तव्य ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडी। और जैसे ज्येष्ठ के हिसाब से अधिक उनको पैतृक भाग मिलता था, वैसे इसमें स्किल का सबसे ज्यादा है तो वो ज्येष्ठ माना जाएगा, और वो जो डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी है वो वैसे होगा, ठीक है। आगे चल के इसमें और भी रूल्स है, बट बेसिकली ज्येष्ठ कैसे समझो आप, उसके लिए ये दिया गया। अनीश्वराः समविभागः, पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन इन द कैपेबिलिटीज उन सब में, कि सारे अच्छा 5 भाई हैं, सब एक जैसे ही है, या सबके कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है, ऐसे कुछ है तो फिर सम विभाग होगा उसमें एक को ज्यादा एक को कम ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको सम विभाग होगा, सारे मिलकर अपना घर का चलाएंगे या इंडिविजुअली भी अपना जो काम है वो करते रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज फॉर मिक्स्ड जातिज। अच्छा, अब चातुर्वर्ण पुत्राणाम, अब वो कहते हैं कि सपोज एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, एक गृहस्थ है, उनकी अलग अलग वर्णों की पत्नियां हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात समझिए कि इतना सारा वो लोग ने अगर रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं इवन इनहेरिटेंस के लिए, तो उसका मतलब ऐसा होता ही होगा ना कि एक गृहस्थ की अलग अलग वर्णों की भी स्त्रियां थी, मतलब इंटरमिंगलिंग वाज क्वाइट अ थिंग इवन टिल द टाइम ऑफ अर्थशास्त्र, ठीक है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट इट सीम्स लाइक। और ये और भी ज्यादा आएगा जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो कहते हैं चातुर्वर्ण पुत्राणां ब्राह्मणी पुत्रः चतुरांशान हरेत, क्षत्रिय पुत्र त्रिनांशान, वैश्य पुत्र द्वांशान, एकम शूद्र पुत्रः। क्या कह रहे हैं रोहित? विक्रमादित्य's father? No, he had one wife of each of the Varna actually. Bhartruhari, Bhatti.
एक्चुअली ऐसे बहुत है। इवन अगर आप पांडव कौरव देखो है ना, तो कौरव में एक भाई था युयुत्सु। युयुत्सु की माँ कौन सी जाति से थी पता है आपको? दासी। Same as Vidur's mother. हाँ. नहीं, शी वाज अ Yeah. वैश्य। Okay, okay. शी के गांधारी के साथ ही थी, गांधारी के साथ के लिए काम भी करते थे वो, परंतु वो वैश्य जाति के थे जो युयुत्सु की माँ थी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जातियों के होते थे उस समय भी, जिनके साथ विवाह होता था। ओके, वो आगे आएगा माधव, हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स नॉट डेविएट द टॉपिक राइट फॉर नाउ, वी विल सी दैट लेटर। तो वैश्य पुत्र, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अगर अलग अलग वर्णों की रानियां हैं। अच्छा, अब इसमें वो जो गहरा है ना कि ब्राह्मण, तो वो बेसिकली ये एग्जाम्पल जो है वो यू हैव टू से ब्राह्मण की 4 वर्णों की पत्नियां, ठीक है। तो एक ब्राह्मणी है, एक क्षत्राणी है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। तो उसमें वो कैसे शेयर करेंगे? तो वो कहते हैं कि वो 10 भाग में आप प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लो। 10 भाग में जो 4 भाग है 40% वो जाएगा ब्राह्मण स्त्री के पुत्र को, ठीक है। जो क्षत्रिय है उनको 30% जाएगा, जो वैश्य है उनको 20% और जो शूद्र है उनको 10%। इस तरीके से इसमें डिविजन कहा गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर क्षत्रिय की अलग अलग 3 वर्णों की पत्नियां हैं तो उनमें भी इस तरीके से डिविजन होगा कि सेम वर्ण को 30 to 40% and then the division keeps happening, ठीक है। But this is one way. This is one way. वो उसका जो ऑप्शन है, the other way is the next one, जो वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं ब्राह्मणस्य अनंतरा पुत्रः तुल्यांश, कि ब्राह्मण, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण की अलग अलग 4 पत्नियां हैं तो जो ब्राह्मणी का पुत्र होगा उसको 40% शेयर मिलेगा। पर अब वो कह रहे हैं कि जो इमीडिएट नेक्स्ट है, ठीक है, उसको भी आप तुल्य ही मानोगे। इमीडिएट नेक्स्ट मतलब कैसे? ब्राह्मण और ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है। अगर ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय से हुआ है तो आप वो क्षत्रिय को ब्राह्मण ही मानोगे, उसके पुत्र को भी ब्राह्मण जैसा ही मानोगे और वैसी तरीके से ट्रीट करोगे। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्योंकि कितने सारे ऋषि ऐसे होते थे जिन्होंने राजाओं की बेटियों के साथ विवाह किया, कितने सारे, उसमें अगस्त्य लोपमुद्रा भी आ गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ऋषियों का विवाह, इवन ये जो रेणुका है, रेणुका जामदग्नि, परशुराम के जो पेरेंट्स है वो भी वैसे ही है। उनके जामदग्नि के जो पिता है उनके केस में भी ऐसा ही है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि एक्चुअली नहीं, उनके वो मुझे नहीं मालूम, परशुराम जी की दादा का नहीं मालूम, बट परशुराम जी जो है वो तो वैसा ही है कि रेणुका क्षत्रिय की बेटी है और जो ये है जामदग्नि, वो तो हम जानते हैं कि ऋषि है। ऋष्यशृंग, ऑफ कोर्स ऋष्यशृंग का विवाह वो अंगदेश की पुत्री, जो कहा जाता है कि कदाचित दशरथ की पुत्री थी शांता। तो बेसिकली आप कितने ही देखो, कितने सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें ब्राह्मण पुरुष, स्पेशली ऋषियों का विवाह क्षत्रिय लड़कियों के साथ हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऐसा जो कॉम्बिनेशन है ना, उसमें जो बच्चे होंगे उनको आप तुल्य ही मानोगे। तो फिर वो तुल्य ही मानोगे इन द सेंस आप जो बंटवारा करोगे उसमें भी वो सेम होगा, ठीक है। पर वो कहते हैं कि क्षत्रिय वैश्योः अर्धांश, परंतु वो कहते हैं कि क्षत्रिय के नेक्स्ट, मतलब क्षत्रिय और वैश्य का विवाह हुआ है, ठीक है, तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वाला रूल नहीं अप्लाई होगा, तो ब्राह्मण वो उसमें आधा भाग उनको मिलेगा। सेम विद वैश्य शूद्र, सो 1 लेवल नेक्स्ट। अच्छा, अब इतना कह के आगे वो कहते हैं तुल्यांशो वा मानुष उपेता। वो कहते हैं फिर अगर गुण उनमें अच्छे है ना, अगर मनुष्य वाले अच्छे गुण संस्कार है तो फिर सेम। तो बेसिकली से अगर संस्कार आपने सबको अच्छे दिया और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बंटवारा भी आप सेम कर दो, ठीक है। सो दिस इज द अदर ऑप्शन विच इज ऑल्सो अवेलेबल। तो दिस पार्ट कि भाई वर्ण के हिसाब से ही आपको डिविजन ऑफ आपका प्रॉपर्टी करना है इज नॉट रियली कंप्लीटली एप्लीकेबल।
और रादर इट्स नॉट सेट इन स्टोन। ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर और उसको आप वायोलेट नहीं कर सकते, नहीं। एक तरीका है कि आप उस हिसाब से करो, परंतु दूसरा तरीका ये भी है कि स्पेशली जो इमीडिएट नेक्स्ट में विवाह हुआ है आपका और उनके गुण अच्छे हैं, तो आप इक्वल शेयरिंग भी कर सकते हो इमीडिएट नेक्स्ट में, ठीक है। सबकी बात मैं नहीं कर रही, इमीडिएट नेक्स्ट बेसिकली ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य, वैश्य शूद्र, इसमें आप सेम भी मान सकते हो। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं तुल्य अतुल्य तुल्योः एकः पुत्रः सर्वहरेत्। पर अगर कोई भी वर्ण का पत्नी हो, ठीक है, अगर एक ही पुत्र है, अगर एक ही पुत्र है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको आप वो बेसिकली आपका सारा प्रॉपर्टी का हक उनको होगा, एक्सेप्ट फॉर क्या कि वो कह रहे हैं कि अगर आपकी सिर्फ दो भी पत्नी हो पर दोनों के मिलके एक ही पुत्र हो और वो अवर्ण भी हो, सेम वर्ण का ना भी हो, ठीक है, तो भी उसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी एक्सेप्ट इन वन केस, विच इज दैट केस वील सी। हाँ राजेश्वरी जी, सो दिस इज नॉट अ रूल, ठीक है, इट इज लाइक हाँ आप ऐसे करो ताकि आपका चारों वर्णों में जो है यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, बट इट इज नॉट अ कंपल्शन, इट इज जस्ट कि हाँ ऐसा करो, कर सकते हैं। बेसिकली जो विक्रमादित्य का इन्होंने बताया है ना, विक्रमादित्य के पिता का, कि कुछ कुछ करते थे कि यू एंश्योर यू हैव सारे इसका, बिकॉज आपको हर एक इसका रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा बेसिकली। That's true, but it's I think they were in talking terms of when they were doing the Ashwamedh Yajna, jo sequence of prioritize who gets the first man, तो उसके लिए वो उन्होंने वो रेफरेंस दिया। करेक्ट, सो दिस इज, जैसे इसमें भी हमने देखा ना कि अगर आपकी सेम वर्ण है दैट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। अच्छा, आप ये देखो, क्षत्रिय के इसमें उन्होंने ये नहीं कहा है, 3 ही दिया है, ठीक है, उल्टा नहीं दिया है, दे हैवंट सेड क्षत्रिय ब्राह्मण, बिकॉज वो प्रतिलोम हो गया। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम मतलब पुरुष से बाद का वर्ण, ठीक है, तो मतलब ब्राह्मण मैरिंग क्षत्रिय, ब्राह्मण मैरिंग वैश्य, ब्राह्मण का विवाह शूद्र, ऑल दीज आर अनुलोम। उसी तरीके से क्षत्रिय मैरिंग वैश्य, क्षत्रिय मैरिंग शूद्र, ये जो है ये भी अनुलोम विवाह में आएगा। परंतु उल्टा, जिसमें स्त्री का वर्ण पुरुष के वर्ण से आगे वाला हो, ठीक है, दैट दोज आर कॉल्ड प्रतिलोम, एंड दे वुड से प्रतिलोम अवॉइड करना चाहिए, बट दैट सेड बहुत सारे प्रतिलोम मैरिजेस भी होते हैं, सूत इज अ कैटेगरी ऑफ अ प्रतिलोम मैरिज एज वेल, ठीक है, बट जनरली ऐसे कहा जाता है। तो व्हेन दे गिव दीज क्या कहते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स, तो उसमें वो लोग प्रतिलोम की टिपिकली बात नहीं करते। दैट सेड ऐसा नहीं था कि होते नहीं थे, होते तो फिर भी थे, बिकॉज भर भर के एग्जाम्पल, ठीक है। पर हाँ, दिस इज द सेम, तो राजेश्वरी जी ने जो चैट में डाला है ना, दैट इज बेसिकली द सेम प्रेफरेंस जो हम देखने, जो फर्स्ट रूल में देखा है, ठीक है, द फर्स्ट विच ही से कि किस तरीके से बंटवारा हो, उसका भी प्रायोरिटाइजेशन उसी तरीके का है। परंतु एज वी सी इन द सेकेंड ऑप्शन कि अगर गुण सेम है तो फिर डजंट मैटर, स्पेशली इन द इमीडिएट नेक्स्ट वन, एक्सेप्ट इन वन केस, ठीक है। वो कहते हैं ब्राह्मण आना तू पार्शव तृतीयांश लभे, पार्शव तृतीयांश लभे। कवि कहते हैं कि अगर एक ही पुत्र क्यों ना हो, अगर पार्शव मतलब ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री, ठीक है, ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री का जो बच्चा है, आपत्य जो होगा, संतति होगी, उसको पार्शव कहा जाता है। तो उस केस में वो कहते हैं इन दैट केस 1/3 of the wealth will go to him, 2/3 will go to who? वो कहते हैं कि अगर सपिंड कुल्यो व आसन स्वधा दान हेतु, कि उनके सपिंड, उनके सेम वर्ण का भाई भांडू कुछ होंगे, ठीक है, पुत्री का पुत्र होगा फ्रॉम अनदर वर्ण से, मतलब अपने सेम वर्ण से, ऐसे तो उनको आप 2/3 दोगे। क्यों? क्योंकि उनके पीछे का जो दान है, उनकी परंपरा है वगैरह वगैरह, वो टिपिकली दोज पीपल विल कैरी फॉरवर्ड। ये उसका क्या कहते हैं, दिस इज द रैशनल गिवन कि क्यों इस केस में कि 3 डाउन द लाइन क्यों सेम नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन,
where they are saying कि कुछ जो श्राद्ध परंपराएं वगैरह वगैरह हैं will not be available to what they call the partial jati, the mixed jati at that level, अगर इतना दूर का आपका intermediate है तो ठीक है, that is what is given. Now as I said, always remember there are few things which are mentioned because वो धर्मशास्त्र के हिसाब से थे, परंतु when it came to real life it might have been different as we have seen in all the cases above as well. ठीक है, क्योंकि और इसमें भी हमने देखा है कि कैसे वो धीरे धीरे छूट भी देते जाते हैं कि ऐसा overall rule but then exceptions to the rule, and then how eventually अगर कर्तव्य गुण ये सब अच्छा है तो that is also allowed. ठीक है, ये हमने बार बार देखा है, that keeps coming. अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं क्षेत्रे वा जनयेद अस्य नियुक्त क्षेत्रजं सुतम मातृबंधु सगोत्रो वा तस्मै तत् प्रदिशेद धनम. वो कहते हैं कि अगर और कोई पुत्र नहीं है आपको और नियोग के द्वारा पुत्र हुआ है, ठीक है, आपकी पत्नी का पुत्र परंतु किसी और के बीज से, आपके परमिशन के साथ किसी और के बीज से, किसका बीज, प्रेफरेबली आपका कोई सगोत्र हो या आपकी माता का कोई बंधु हो, जैसे इन द केस ऑफ हमको पता है विचित्र अंबालिका के लिए माता विचित्र वीर्य की माता सत्यवती का पुत्र व्यास जी ने नियोग करा. ठीक है, तो उस तरीके से अगर पुत्र नहीं, बच्चे नहीं हो रहे तो नियोग वॉज एक्सेप्टेबल. और नियोग के द्वारा जो पुत्र है दे ऑल्सो हैव द राइट ऑन द प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर स्वजनित बच्चा, द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द स्वजनित बच्चा. ठीक है, तो दिस इज फॉर डिविजन. अब इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम और देखेंगे कि अलग अलग किस्म के पुत्र क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुत्र और उनके एटलीस्ट इनहेरिटेंस के हिसाब से क्या क्या अधिकार होते थे. ठीक है, मुझे हमेशा आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड कि कितना डिटेल उन्होंने इसमें भी दे रखा है कि एंड उससे हमको सोसाइटी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है सोसाइटी में, वो भी पता चलता है. बट बिफोर आई गो अहेड, क्योंकि अभी हम 7वें अध्याय में जाएंगे, एनी थॉट्स, कोई विचार, किसी को कुछ कहना है? अलग अलग जातियां क्या है, दैट कॉम्बिनेशन वील सी नेक्स्ट, तो वो हम आएंगे. पर उसके अलावा The only thought I had is not related directly, but अगर इसका कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना पड़े तो उसका algorithm would be like crazy. Oh yes, और वो हम देखेंगे वो complexity increasing going forward. Definitely. वो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से और किसको क्या क्या अधिकार है. पर अगर आप देखो ना तो उन्होंने they have tried that even without the algorithm. But वो देखते हैं आगे, so we come to और भी more permutations, combinations. And that will also tell us कि आज जो हम force fitting into 4 करते हैं ना, why that is misplaced. और जब इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने कास्ट सेंसस करने का प्रयत्न किया 1960s में, उनको बहुत दिक्कत आई क्योंकि वो कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं था कि अपनी जातियां कि वो 4 जाति, उनको तो मन में ये था ना कि 4 कास्ट, लोगों को पता ही नहीं था एग्जैक्टली उनकी जातियां क्या है. एंड दे वर फोर्स फिटेड इनटू द 4 कैटेगरीज एंड दन ऐसा हुआ था वो. तो आज के जो हम काफी सारे ये जो गुट के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं उसमें ब्रिटिशर्स का फोर्स फिटिंग इनटू कास्ट सिस्टम आल्सो प्लेज अ रोल. बट एनीवे, जी पूनम जी. और जो ब्रिटिशर्स ने फोर्स फिट किया भी था, it was not based on what their occupations were. It was basically based on what the size and color of their features was. On the size of जब वो कहते थे कि हमारा ये जाति है, बोलते but this is not what we do and we are not even lower. वो कास्ट वाले बोलते थे कि भैया हमारी जाति कोई उनसे नीची नहीं है, it's different. करेक्ट, ये भी हुआ है. हाँ एग्जैक्टली. तो वो लोग ने क्या किया कि दे सुपर इम्पोज द आर्यन द्रविडियन लेंस ऑन इट. ठीक है, तो दे सेड कि जो अपर कास्ट वाले हैं वो तो आर्यन होंगे, जो लोअर कास्ट वाले हैं वो द्रविडियन होंगे. और उसके लिए फिर देन अगर कोई क्लेम करे कि मैं ब्राह्मण हूँ, सो देन देयर से अच्छा इसका नोज का साइज क्या है, बिकॉज रेशियल एपिजेनेटिक्स क्या कहते हैं, दैट वाज एट इट्स हाईएस्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि वो सारे रेशियल इससे आते हैं ना, सबको वो अपने आप को सबसे बेस्ट रेस मानते थे
और रेस का वो लोग लिंकेज अपने फीचर्स के साथ करते थे। तो उस तरीके से भी उन्होंने बेसिकली लोगों के नाक वाक मार के वो कहते थे अच्छा तुम यहाँ तुम वहां। अच्छा देखो अनदर तरीका ऑल्सो, अगर कोई गुट बहुत ही प्रबल हो, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो, तो वो कहेगा कि मैं ये, तो वो मान भी जाएंगे। ठीक है, आज कैसा हो गया है कि एवरीबडी वांट्स टू बी लोअर कास्ट बिकॉज रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। तब कैसे था, देयर वाज अ रेस टू से कि नहीं नहीं हम लोग हायर कास्ट, हम लोग हायर कास्ट। ठीक है, तो देयर वाज, उन्होंने बेसिकली समाजों में एकदम गिचमेड़ बना दिया कितने सारे इसमें, जो वैसे देखा जाए तो पूर्व इसमें क्षत्रिय रहे होंगे, वो लोग शूद्र हो गए। और फिर दे इम्पोज सुपर इम्पोज ऑन दैट द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में क्या किया उन्होंने, कुछ कुछ जो जातियां हैं उनको क्रिमिनल बता दिया। ठीक है, जिसमें बहुत सारी क्षत्रिय जातियां थी जो जो उनको रेजिस्ट करती थी, जो ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट करती थी। और अनफॉर्चुनेटली वो इतना लंबा चला, उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया कि हमारे समाज ने भी उनको अलग कर दिया। और 1950s तक वो एक्ट था, इंडिपेंडेंस की बात तक वो एक्ट था, परंतु उनको वैसा ही स्लॉट कर दिया गया। और आज बहुत सारे को हम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में देखते हैं, who were actually not that, who were actually a क्षत्रिय जाति but called criminal tribes because they were called criminal tribes। हमने भी उनको ट्राइब ही बोले रखा, एंड वो SC ST में आ गए बिकॉज उनकी हालत भी ऐसी थी, है ना। इफ यू आर नॉट गिवन एक्सेस टू एनीथिंग तो क्या होगा। तो उस तरीके से हमारा जो फाइनेंशियल बैकबोन था, हमारा जो सोशल ये था, एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड इन द 1000 years of slavery, इस्लाम और कॉलोनियलिज्म के हिसाब से। एनीवे, सो हाँ, आगे बढ़ते हुए You're right, राजेश्वरी जी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यूएस में आप लोग ने इस बारे को बात को लेना चाहिए, बिकॉज अगेन वो लोग वही कह रहे हैं ना, एक पुस्तक लेके वो हिंदुइज्म को डिफाइन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनफैक्ट जो चेंजेस हुए हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, वो भी वो लोग देखना नहीं चाहते, बट दैट इज ऑल अ ड्रिवन पॉलिटिकल एजेंडा। वो तो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत करा जा रहा है, एंड आई डू होप द इंडियन डायस्पोरा इन यूएस स्पीक्स अप अगेंस्ट इट। नहीं तो इट्स ओनली गोइंग टू गेट डिफिकल्ट, मोर एंड मोर डिफिकल्ट। जो बच्चे हैं, आने वाला जो जनरेशन हिंदुओं का है यूरोप यूएस में, उनकी हालत और भी अधिक खराब होगी। जैसे वो कहते हैं ना कि जन्म से ही उनको क्रिमिनल समझा जाएगा, जन्म से ही डिस्क्रिमिनेटरी समझा जाएगा, तो वो और बढ़ते ही जाएगा अनलेस एंड अनटिल हम लोग बोलना शुरू ना करें इस बारे में और रेजिस्ट करना शुरू ना करें। खैर, आगे बढ़ते हुए, तो 7वां अध्याय हम है पेज नंबर 268 पर। तो इसका है पुत्र विभाग। अच्छा, बाय द वे, बहुत सारे लोगों ने नया ज्वाइन किया है, तो जस्ट आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे तो एक गूगल ड्राइव की लिंक दी गई है, यू कैन डाउनलोड। वहां से आप ये जो मैं पढ़ रही हूँ वो आप डाउनलोड कर सकते हो, संस्कृत हिंदी में है। ठीक है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, साथ साथ एटलीस्ट रेफरेंस के लिए आपको पता हो कि हम कौन सी पुस्तक रेफर कर रहे हैं। तो वो आप यूट्यूब, अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे वो ड्राइव का लिंक है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो वो कहते हैं पर परिग्रहे बीजम उत्सृष्टम क्षेत्रिणः इति आचार्यः। तो अच्छा, पूरा ही पढ़ लेती हूँ। माता भस्त्रा यस्य रेतः तस्या अपत्यम इति अपरः। पहला है पर परिग्रहे बीजम उत्सृष्टम क्षेत्रिणाम इति आचार्य, कि सपोज एक पति पत्नी है, गृहस्थ है, ठीक है, तो वो जो पत्नी है, ठीक है, वो पत्नी में कोई भी बीज डाले, मतलब वो पत्नी को अगर जो भी बच्चा होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हुज बीज दैट इज, जो उसका पति है उसी का बच्चा माना जाएगा, क्योंकि नियोग में वैसा ही है ना, नियोग में वैसा ही है। क्षेत्र, वो पति का क्षेत्र पत्नी, तो पत्नी के द्वारा उस क्षेत्र में जो भी संतति उत्पन्न होती है वो उस क्षेत्रीय जो पति है उसी की मानी जाएगी। ठीक है, कुछ आचार्यों का, चाणक्य कहते हैं, ये मत है। दूसरे आचार्यों का ये मत है कि माता जो है वो तो केवल
होल्डर ऑफ बीज है, ठीक है। तो जो होल्डर ऑफ बीज है तो उसका अर्थ जिसका बीज है उसका पुत्र, जो बच्चा, एंड पुत्र पुत्री एवरीथिंग, ठीक है। मैं पुत्र को एज अ चाइल्ड यहाँ पर कह रही हूँ, तो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज कि अच्छा लड़कों के लिए कहा, लड़कों के नहीं, सबके लिए, संतति की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरे आचार्य को कहना है कि जिसका बीज उसका पुत्र, पहले आचार्य का कहना है जिसकी पत्नी का, जिसकी पत्नी उसका पुत्र, पुत्र पुत्री जो भी, ठीक है। चाणक्य एज यूजुअल, वी नो हिम, राइट? व्हाट वुड ही से? क्या कहेंगे चाणक्य, आपको क्या लगता है? चाणक्य कहते हैं बोथ आर वैलिड, दोनों भी सही है, ठीक है। दोनों भी सही है, दोनों को भी माना जाएगा, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन कब किसका पुत्र कहा जाएगा, किस कॉन्टेक्स्ट में किसको क्या क्या अधिकार होंगे, ठीक है। पर बात तो दोनों ही सही है ना, दोनों के पुत्र वैसे तो कही जाएंगे, पर थोड़ा बहुत कॉन्टेक्चुअली उनके जो अधिकार है वो समाज के नियमों में आ जाएंगे, पर पुत्र तो वो दोनों के ही कहे जाएंगे, ठीक है। एज यूजुअल वेरी वेरी प्रैक्टिकल चाणक्य, अब तो हम जानते हैं उनको। तो अब आगे जाके वो 12 प्रकार के पुत्रों की बात करते हैं कि 12 कैटेगरीज जिनको पुत्र समझा जाए, और किस एंगल से पुत्र समझा जाए? इनहेरिटेंस के एंगल से, और आपका जो कर्म है, आपका जो अग्निदाह वगैरह देना है, और उपनयन, तो 2 वेज, राइट? माँ बाप जो है वो बच्चों का संस्कार करते हैं, बच्चे जो है वो माँ बाप का संस्कार करते हैं, तो दोनों तरीके से, ठीक है। तो इन सबको देखकर बच्चों का, पुत्रों का क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहला, तो द यूजुअल, तो फर्स्ट ही सेज ओरस, स्वयं जातः कृत क्रियाया ओरस पुत्र, कि स्वयं से आया हुआ, अपने पत्नी पर स्वयं से, बेसिकली ऑल ऑफ अस, ठीक है। हमारे माता पिता जो है, कि हमारा जो जिस तरीके से द यूजुअल वे जिसमें बच्चे जन्म लेते हैं पिता से माता से, वही उनकी जो वाइफ है उनसे बच्चा होता है। तेन तुल्य पुत्री का पुत्र, तेन तुल्य, उसी तरीके से पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र मतलब दूही तरह, अपने बेटी का बेटा, उसको भी आप स्वयं का पुत्र मान सकते हो। और अगर औरस पुत्र नहीं है, केवल पुत्री का पुत्र है, तो उसको भी वही राइट्स होंगे जो आपके स्वयं के बेटे पे आप देखोगे, ठीक है। तो पुत्री का पुत्र, सगोत्रेण अन्य गोत्रेण वा नियुक्तेन क्षेत्रजातः क्षेत्रज पुत्रः, क्षेत्रज पुत्रः अपने पत्नी के द्वारा, अपने पत्नी के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ है, पर आपका नहीं है, आपका नहीं है इन द सेंस नियोग के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ है उसको आप कहोगे क्षेत्रज, ठीक है। फिर जनयितु अस्ति अन्यस्मिन् पुत्रे स एव द्विपितृको द्विगोत्रो वा द्वयोपि स्वधारिक्त भागम भवति। जो ये क्षेत्रज पुत्र की जो हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो एक्चुअली दोनों के पुत्र हो, ठीक है। और अगर जिसका बीज है उसको कोई पुत्र नहीं है स्वयं के, और कोई लेजिटिमेट पुत्र, तो उनके इनहेरिटेंस में भी इसको भाग मिलेगा और उसके संस्कार करने में भी इससे भाग मिलेगा, ठीक है। तो ये द्विगोत्र हो गया। अगर अलग अलग गोत्र के वो जो 2 लोग हैं जिनके द्वारा वो पत्नी को बच्चा हुआ है, तो वो द्विगोत्र, बच्चा द्विगोत्र कहा जाएगा, क्योंकि बीज एक का है और क्षेत्र एक का है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन वो दूसरा जिसका बीज है उसका क्या परिस्थिति है लाइफ में, उस हिसाब से जो ये बच्चा है उसको उसका इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, और उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने का अधिकार भी मिल सकता है। बट दिस इज इन केस उनका स्वयं का कोई और पुत्र ना हो, ठीक है। तो दिस इज क्लियर, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्चुअली हम देखते हैं ना कि इट वाज अ लॉट मोर इंक्लूसिव सोसाइटी इन दैट सेंस, बिकॉज गृहस्थ जीवन में प्रजा वाज वन ऑफ द की पिवट्स ऑफ अ गृहस्थ जीवन। अच्छा, दूसरा है एक सेकेंड, तत्सधर्मा बंधुना ग्रहे गूढ़ जातः तू गूढ़ज, तो गूढ़ज सीक्रेटली पैदा हो गए,
ठीक है, बताया नहीं, शुरुआत में नहीं मालूम, सीक्रेटली बच्चा पैदा हो गया किसी और, सपोज द गाय हैज हैड अ इलीगल अफेयर, व्हाटएवर, हु इज नॉट नोन, बट है तो बच्चा ही, आपके बीच के द्वारा हुआ है, तो उसको भी बच्चा माना ही जाएगा और उसको गूढ़ज कहा जाएगा कि वो सीक्रेटली पैदा हुआ, एंड इवेंचुअली तो ऑफ कोर्स आपको पता चली गया। बंधुनः उत्सृष्टोः अपि विधः सुसंस्कृतः पुत्रः। सपोज बंधुओं ने त्याग दिया, ठीक है, परंतु किसी और ने उनको लिया और उनका जात संस्कार जो उपनयन वगैरह है वो करवाया, वो पुत्र क्या कहलाएगा? सुसंस्कृत पुत्र। मतलब एक्चुअल फैमिली ने त्याग दिया, किसी और ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया संस्कार वगैरह कराने का, तो वो उनका पुत्र कहा जाएगा। और कैसा पुत्र? संस्कर्तुः पुत्र कहा जाएगा। फिर कन्या गर्भ कानीनः, विवाह के पहले हुआ पुत्र कानीन कहा जाएगा। अगर जैसे कर्ण, ठीक है, विवाह के पहले हुआ पुत्र को कानीनः कहा जाएगा, और जब भी वो कन्या का विवाह होगा तो फिर वो जो पति के साथ जिसके साथ उसका विवाह होगा वो उसका पुत्र भी कहलाया जाएगा, ठीक है। तो वो हम जानते हैं कि कर्ण को इसलिए कुंती कहती है कि तुम सबसे बड़े पांडव हो, एक्चुअली कृष्ण कहते हैं कि तुम सबसे बड़े पांडव हो क्योंकि तुम कुंती के कन्या समय जन्म थे, तुम कानीनः पुत्र हो, और जब उनका विवाह पांडु के साथ हुआ तो आप भी वैसे देखा जाए तो पांडु के ही पुत्र कहलाओगे। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पुत्र, जो कानीनः कहते हैं। व्यास पराशर तो लेते हैं ना उनको, ही इज ऑल्सो कानीनः, यू आर राइट, करेक्ट, ही इज ऑल्सो कानीनः ओनली, क्योंकि वे जो सत्यवती है शी वाज आल्सो कन्या एट दैट टाइम, तो शी इज ऑल्सो कानीनः। आर देयर रूल्स फॉर डिफाइंड? नहीं, बेसिकली वो गोत्र सगोत्र की बात करते हैं, बट बेसिकली किसी का भी बीच, तो दे डू से कि माता का जैसे पुरुष उनकी बीवी, ठीक है, उनका अगर कोई सगोत्र हो, सगोत्र कोई हो पुरुष का, या फिर उनके माता का कोई बांधव हो या माता के परिवार से हो, तो दोज टू आर वैलिड। बट देन आगे जाके तो वो अगोत्र, नॉट सेम गोत्र का भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट द थिंग इज नियोग इज ऑलवेज विद परमिशन ऑफ द परिवार, स्पेशली द पति, ठीक है। पर इसमें और कोई रूल नहीं दिया गया है। हाँ, इसमें ये रूल है कि जो बीज जिसका है वो उस पर डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकते। पुत्र तो उनका माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑल दैट, बट डायरेक्ट वो उनका क्लेम नहीं कर सकते। वो पुत्र वैसे कहलाएगा जिसके क्षेत्र में वो जन्मा है, ठीक है। महाभारत में और रूल्स है। महाभारत में तो नियोग कैसे हो उसके बारे में लिखा हुआ है। एक्चुअली और भी जगह है, आई थिंक मनुस्मृति वगैरह में भी है वो, कि एक्चुअल नियोग कैसे हो, कि बिकॉज नियोग को स्वेच्छाचार नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। इट शुडंट बिकम स्वच्छंदता, स्वेच्छाचार ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो उसमें यह है कि अट्रैक्शन का भाग आप निकाल दो, तो कहेंगे कि जो पुरुष है वो नियोग के लिए जब आते हैं तब शरीर पे पूरा तेल रगेड़ के वगैरह वगैरह। सो द पर्पस शुड ओनली बी कंसीविंग, इट शुड नॉट बी अट्रैक्शन पर से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसमें दिया हुआ है, इसमें अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। जी राजेश्वरी जी, वेरी वेरी ट्रू, इट इज नाइस। हाँ रोहित। अमी जी, ये जो हनुमान जी का बर्थ है या पंच पांडवों का बर्थ है, जो उनके पिता थे दे वर नॉट फ्रॉम द फैमिली, तो वो भी नियोग में ही आता है क्या? परमिशन के साथ है ना, ऑफ कोर्स नियोग। ओके। इंटरेस्टिंगली तो मतलब पांडवों का तो आता है क्योंकि पांडु हिमसेल्फ हैज मेड दैट रिक्वेस्ट। पांडु स्वयं कह रहे हैं कि बुलाओ भी किसको, ठीक है, एक्सेप्ट अश्विनी कुमार, तो वो तो कह रहे हैं आप इनको बुलाओ और नियोग कराओ, इनको बुलाओ और नियोग कराओ, तो वो तो उनकी ऑफ कोर्स उनकी फुल परमिशन से करा गया है। इन द अदर वन, जो जिसको हनुमान जी को ओरस पुत्र कहा गया है। अच्छा, बाय द वे, मैं जब हनुमान जी की बात करती हूँ तो लोगों को बहुत आहत होता है, सो लेट मी क्लैरिफाई वंस अगेन। मैं जो कह रही हूँ वो केवल और केवल
वाल्मीकि रामायण का संदर्भ लेकर कह रही हूँ, केवल और केवल वाल्मीकि रामायण का संदर्भ लेकर। उसके पश्चात बहुत सारे रिटेलिंग्स हुए हैं, उसके पश्चात बहुत सारी कथाएं जोड़ी गई हैं, ठीक है। और उपासना पद्धति एक होती है, उपासना पद्धति परंपरा पर निर्भर है, जो संत महात्मा है उनके इंट्यूशन पर निर्भर है, उस संप्रदाय पर निर्भर है। इसलिए जब ये भी बात आती है कि हनुमान जी के पास गदा नहीं है, तो वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख नहीं है। परंतु आज अगर हम गदाधारी हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं तो क्या वो वैलिड नहीं है? नहीं, वो भी वैलिड है, ठीक है, क्योंकि उपासना पद्धति और इतिहास में फर्क हो सकता है। उपासना पद्धति का पर्पस ही अलग है, भक्ति का पर्पस ही अलग है, और इतिहास का पर्पस अलग है। What we also see is that evolve iconography कैसे होती है उससे, ठीक है। तो rather than being like अरे मेरी भावना को ठेस लग गया, it doesn't matter, it is not about the भावना at all। हमको अभी हमारे में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल ये जानना इंटरेस्टिंग है कि अच्छा पहले कैसा हुआ होगा और इवेंचुअली किस तरीके से आइकॉनोग्राफी, उपासना पद्धति, इंट्यूशंस लोगों का किस तरीके से बदले गए होंगे और किस तरीके से और कहानियां जोड़ी गई होंगी, कि और कहानियां आई होंगी, राइट। तो दैट्स इट। ओके, एनीवेज, मूविंग अहेड। सो एक्चुअली आप हाँ औरस पुत्र की बात कर रहे थे, तो वो हम बाद में करते हैं। जो हनुमान जी वाला था, वी डिस्कस इट सेपरेटली इन द ग्रुप। हम और कौन से कह रहे थे? स्वयं कन्या गर्भ कानिनः सगर्भ ओढ़ायाः सहोड। विवाह के समय अगर स्त्री प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो उस केस में उसको सहोड कहा जाएगा। जो बच्चा फिर होगा उसको सहोड कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी है कि अच्छा शायद वो उस पुरुष से या किसी और पुरुष से प्रेग्नेंट हो गई है, बट विवाह हुआ है एंड शी इज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, तो उस बच्चे को सहोड कहा जाएगा। पुनर्भूतायाः पुनर्भव, पुनर्भूत मतलब वापस विवाह हुआ है, उसके बच्चे को पुनर्भव कहा जाएगा। कि जो रीमैरिड पुनर्विवाह वाली स्त्री है उनके बच्चों को पौनर्भव कहा जाएगा। बट इसमें भी दो प्रकार है, एक है स्वयं जात, मतलब जो दूसरा पति है जिसके साथ उनका पुनर्विवाह हुआ है, उनके द्वारा जो बच्चा होता है, दैट इज स्वयं जातः। एक है परजातः, कि विवाह के पहले मतलब इस विवाह के पहले जो पुत्र था, बच्चा रहा होगा उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको परजातः ऐसे कहेंगे। अच्छा, आप दोनों में फर्क क्या है? फर्क बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि अगर पैतृक आपका इनहेरिटेंस है, पैतृक अगर है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज नॉट जस्ट उस गृहस्थ का नहीं पर उनके पितरों का, ठीक है, उनके फॉरफादर्स का जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, उसमें जो स्वयं जाता है उसको तो अधिकार मिलेगा बिकॉज लाइक एवरीबॉडी एल्स। परंतु जो परजात है उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भाग नहीं मिलेगा। उनको जो पिता की प्रॉपर्टी है उसमें मिलेगा। तो मतलब इवन सेकेंड विवाह वाले जो उनके अभी जो फॉस्टर फादर, स्टेप फादर रादर जो हो गए हैं, उनकी पर्सनल संपत्ति में उसको प्रॉपर्टी मिलेगा, उसको भाग मिलेगा, ठीक है, परंतु उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनको भाग नहीं मिलेगा। तो दैट हैज आल्सो बीन क्लैरिफाइड एंड इट मेक्स सेंस, राइट, इट मेक्स सेंस, स्पेशली जब इतने सारे बच्चे वगैरह वगैरह होते थे और इतने सारे बीवियां होती थी। तो खैर, फिर दत्तपुत्र, दत्त मतलब देना। आज इनफैक्ट हम दत्तक कहते हैं ना, कि अडॉप्शन को हम दत्तक लेना कहते हैं, परंतु दत्त मतलब वो कि माँ बाप जो है वो स्वेच्छा से किसी और को अपने बच्चे दे देते हैं, जैसे कुंती के साथ हुआ था। कुंती उनके जो पिता थे वो तो थे शूरसेन, यादव थे, उन्होंने अपनी पुत्री को स्वेच्छा से उनके मित्र जिनको कोई संतान नहीं थी, कुंती भोज, उनको दे दिया था। इसलिए कुंती का जो नाम है ना वो प्रथा,
था, जो जन्म का नाम है वो पृथा था, परंतु कुंती भोज की पुत्री होने के नाते उनको कुंती नाम भी मिला, ठीक है। बट दैट इज द दत्तः थिंग। जो अडॉप्टेड है ना, वेयर वी अडॉप्ट नॉट नोइंग कौन माँ बाप है, वो स्वयं अगर अडॉप्ट करते हैं तो दैट इज बेसिकली अपॉइंटेड, उनको कहा जाएगा अंगीकृत करना, उसे कृतक कहा जाएगा इन टुडेज सेंस, जो हम कहा जाता है। करेक्ट। तो राजेश्वरी जी कह रही हैं कि शांता इज ऑल्सो दत्ता, करेक्ट, वो रोमपाद को दिए गए थे, करेक्ट। अच्छा, अब ये जो बात है ना, शांता को रोमपाद को देने की जो बात है, वो इनडायरेक्टली रामायण में आती है, ठीक है। जब ऋषि श्रृंग जी के साथ उनके विवाह की बात होती है, और रादर जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होता है दशरथ जी को, तो उनको कोई कहता है कि आप ऋषि श्रृंग ऋषि को बुलाइए, और वो तो आएंगे क्योंकि वो आपके जमाता है, ठीक है। और एक कहानी ये दी गई है कि ऋषि श्रृंग ऋषि की जो कहानी है उसमें ये दिया गया कि ऋषि श्रृंग ऋषि का जो विवाह है वो रोमपाद की बेटी शांता के साथ हुआ है। पर क्योंकि ये एक लाइन आती है कि ऋषि श्रृंग तो आपके जमाता है, जो दशरथ को कहा गया है, उससे इनडायरेक्ट लिंकेज हम समझ सकते हैं कि शांता कदाचित दशरथ की पुत्री है, उससे ज्यादा रामायण में नहीं, ठीक है। तो दैट इज द कनेक्शन, दैट इज हाउ इट कम्स। उनके जन्म की बात है ये, और कुछ भी नहीं है, केवल इतनी बात है कि वो आपकी जमाता है, और जो कहानी है वो ये है कि उनकी रोमपाद की पुत्री का ऋषि श्रृंग से विवाह हुआ है। सो दैट इज द कनेक्शन वेयर वी कैन प्रीटी मच डेड्यूस कि शांता जो है वो कदाचित दशरथ की पुत्री रही होगी। हाँ पूजी। एक चीज जो हमारे दिमाग में आ रही है, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन कनेक्टिंग इट विद टुडेज कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग का जो सोशलाइज्ड सिस्टम बन गया है सोशलिज्म में, कि गवर्नमेंट विल सपोर्ट, हैज टू प्रोवाइड फॉर एवरीबडी, जिसके पास नहीं है। तो जो एक दिस इज इन द लाइट वेन, एक बहुत मशहूर कहावत है दैट अमेरिका हैज अ सोशलाइज्ड फैमिली एंड प्राइवेटाइज्ड आर्मी। ये बड़ी पुरानी सी बात है। मतलब जो हम लोग जो अपनी फैमिली है, वी आर नॉट, इसमें जो इन्होंने कोशिश करी है कि किसी भी तरह से families, प्रजा should be able to support themselves and leave the government out of private things. तो अगर आप रूल्स नहीं बनाएंगे तो आपको, अगर आप उनके लिए रूल्स नहीं बनेंगे तो फिर वो लोग सब कुछ राजा को करना पड़ेगा। तो राजा will get in, the administration will get caught up in this instead of looking at the national bigger picture. हमें ऐसा लगता है। बाकी के अमेरिका का वगैरह वो तो बाद में ये हम लोग पढ़ते थे तब बहुत लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं, लेकिन इन जनरल कहीं पर भी, जहां पर भी द गवर्नमेंट हैज टू गेट इन्वॉल्वड इन द डेली, कि आपने बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, और ये जो ये था कि कौन किसकी औलाद है, लेजिटिमेसी है कि नहीं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ जो आजकल होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म डोनर्स। एक्चुअली कल ही हम एक केस देख रहे थे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। You can't just keep on. Correct. है ना, नियोग is also like sperm donation, लेकिन आप सोच समझ के करते हो। आप जाके ऐसे नहीं चले जाते कि जैसे मैकडॉनल्ड से बर्गर खरीद रहे हो। You know, it's I mean that is my understanding without being judgmental about anything. So it was to reduce the complexity and increase the responsibility of the people. Correct. No, so बहुत आपने पुनः जी आपने जो कहा उसको मैं दो भाग में करूंगी, ठीक है। एक तो हम देख रहे हैं कि हर प्रकार के पुत्र को लेजिटिमेसी दी गई है, ठीक है, एब्सोल्युटली। किस भी पत्नी का हो, किस भी स्त्री का हो, हर एक प्रकार का पुत्र, बिकॉज अगर बच्चा जन्मा है तो कोई तो दो पीपल इन्वॉल्व है ना, माता और पिता। तो इररिस्पेक्टिव, इसीलिए जो हमने देखा था कि 8 प्रकार के विवाह भी कहे गए थे, ठीक है, जिसमें वो जबरदस्ती वाली भी बात है कि अगर किसी ने पिशाच तरीके से किसी स्त्री को परेशान किया है तो भी ही कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुत्र, जो बच्चा हुआ है, फ्रॉम द संतति, ठीक है। तो इन दैट सेंस सबको लेजिटिमेसी दी गई है। किस भी प्रकार से एक जीवन, एक जीव, एक संतति जो समाज में आती है, उसको लेजिटिमेसी दी गई है। उसके कारण ही इतने सारे अलग अलग कैटेगराइजेशन वगैरह वगैरह हैं, टू से दैट ऑल ऑफ दिस इज वैलिड, ऑल ऑफ दिस विल बी वैलिड। और ऐसा कुछ भी हो तो भी माता पिता का कोई ना कोई कर्तव्य है, और जो बच्चे हैं उनका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य है।
पर जो दूसरी बात है टू कीप द गवर्नमेंट आउट, आई थिंक दैट डजंट अप्लाई, बिकॉज ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं पूनम जी, ये राजा के लिए है, समाज के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये इतना सारा जो है ये क्यों है, क्योंकि राजा को पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, रादर देन राजा, वो जो जस्टिस सिस्टम है, कि ऐसे जब केसेस आए तो उनको किस तरीके से उनका निकाल ला सके। तो इट इज नॉट टू कीप द गवर्नमेंट आउट, द गवर्नमेंट इज क्वाइट इन्वॉल्व। इनफैक्ट अगर हम चाणक्य स्टेट देखें तो सरकार आपकी हर चीज पे ध्यान रख रही है और रेगुलेट भी कर रही है, जो हमने पिछले सेक्शन में भी देखा था। फ्रीडम है, ठीक है, इवन गणिकाओं की फ्रीडम है, ये जो मदिरा उस सब की भी फ्रीडम है, बट ऑल ऑफ दैट इज रेगुलेटेड। आप अपने स्वयं का जो वेल्थ है, जो आपका धन संपत्ति है, उसको किस तरीके से यूज करते हो, उसके बारे में भी रूल्स है कि बहुत ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो उसकी छीन ली जाएगी संपत्ति, स्पेशली उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बहुत ही ऐसे मन में आए स्वेच्छाचार से अगर कोई उड़ा रहा है तो उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी, ये हमने देखा था पिछले इसमें, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली नॉट कीपिंग गवर्नमेंट आउट, इट इज बेसिकली सेइंग जो राजा है वो आपके हर बात पे, इट इज अ मोर रेगुलेटेड स्टेट इज व्हाट आई वुड से। इसलिए इतने सारे रूल्स जो अभी हम देख रहे हैं, इतना क्लासिफिकेशन, अगर केवल समाज पे छोड़ दिया होता तो राजा को ये जानने की आवश्यकता नहीं थी, पर ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, ये राजा को गवर्नेंस के लिए है, जस्टिस ये डिसबर्स कर सके इसके लिए है। तो वो कैसे हो, तो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रादर दीज आर द कैटेगरीज कि अच्छा ऐसा भी अगर पुत्र है तो वो पुत्र है, वो लेजिटिमेट है, उसको पैतृक संपत्ति में X% का ये तो मिलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर बंधु बांधव कहेगी नहीं 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 हम इसको नहीं मानते, ये तो उनके पुनर्भाव है, ये तो पहले पुत्र का, पहली पति का पुत्र है, इसको हम कुछ भी नहीं देंगे, तो ये नहीं चलेगा। उसको एटलीस्ट जो सेकेंड वाला पति है उनका तो पार्ट मिलेगा ही मिलेगा, नॉट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। उसी तरीके से अगर वो पुत्र क्लेम करने लगे कि नहीं नहीं मेरा तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी हक है, तो वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, आपका ये हक है, इस हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इट इज इंक्लूसिव, यस, लेजिटिमेसी सबको दे रहे हैं, क्योंकि किसी को भी ऐसी परिस्थिति ना आए कि वो घर बार का ना हो जाए, आजीविका उसे ना मिले, परंतु ऑन द अदर साइड इट इज क्वाइट अ रेगुलेटेड स्टेट इज व्हाट आई से, ठीक है। तो हम और दो कैटेगरीज ऑफ ये ले लेते हैं बच्चे जो है, कृतक तो मैंने कह दिया, फिर वो जो मिक्स जाति है ना वो हम अगले सेशन में कवर करते हैं क्योंकि वी आर ऑफ टाइम। फिर है एक है उपगता। उपगता मतलब कैसा पुत्र, कि स्वयं जाके हम किसी को कहे कि मैं आपका पुत्र या मैं आपकी पुत्री बनना चाहती हूँ, बनने वाली हूँ, और आपका सारा संस्कार, अंतिम दाह वगैरह, स्पेशली जिनको नहीं है बच्चा, ठीक है, उनको जाके कहे कि आपका सारा जो दायित्व है वो मेरे पर, मैं आप मेरे माँ बाप की जगह, मैं आपके पुत्र की जगह, आपका जो संस्कार वगैरह है वो सारा भी मैं स्वयं करूंगा। तो दैट इज उपगत पुत्र, वेर यू सामने से जाके नॉमिनेट योरसेल्फ और सामने से जाके उनको लो। और लास्ट कैटेगरी है परकृत। कृत मतलब खरीदना, परकृत किसी और से खरीदा हुआ। तो कई बार आप पैसे देके भी, दत्त मतलब स्वेच्छा से दिया हुआ, कृतक मतलब अपॉइंटेड, स्वयं से लिया हुआ विदाउट एनी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। पर कई बार ऐसे है कि आपने पैसे दिए और वो पुत्र को लिया, पर वो भी पुत्र ही है, ठीक है, तो उसको हम कृत या परकृत ये कहेंगे। तो दीज आर द 12 टाइप्स ऑफ पुत्र, जिसमें एक की दो कैटेगरीज है। जो पुनर्भव है उसमें स्वयं जात और पर जात है। पुनर्भव मतलब रीमैरिड स्त्री के, पुनर्विवाह जिस स्त्री का हुआ है उसके जो बच्चे, तो उसमें हमने कहा है। और आगे जाके जो मिक्स जाति वाला कैटेगराइजेशन है वो हम अगली बार करते हैं। अच्छा, तो बिफोर वी क्लोज, किसी को और कुछ कहना है, शेयर करना है तो प्लीज बात कर सकते हैं। जी पूनम जी। जी, वही हम कहना चाह रहे थे कि इन लॉज को देखते हुए ऐसा लगता है दे वर रिक्वायर्ड, जैसे आजकल हम देखते हैं, इंडिया का कितना हिसाब है, बिकॉज आई हैव बीन आउट ऑफ इंडिया फॉर 45 years, तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो हम यहाँ पर रहते हुए देखते हैं, जो सिंगल मदरहुड की वजह से, ये तो गिवन है कि सिंगल मदर्स की इनकम कम होती है,
इन जनरल, आदमियों के, मर्दों के हिसाब से। तो जब बच्चे भी उन पर, मेन डोंट हैव, यहाँ पर कितने हम लोग केसेस देखते हैं, इट इज ऑल्सो पेपर्स एंड पेपर्स रिटन कि क्राइम रेट हाई इसलिए है कि देयर आर नो फादर फिगर्स। तो वो सब अवॉइड करने के लिए दिस वाज अ वेरी गुड थिंग कि आपको सिंगल मदरहुड की वजह से तो सोशल प्रॉब्लम्स आती थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी आती थी, क्राइम भी आता था, व्हिच वाज डायरेक्टली अ स्टेट इशू इवन टुडे, इवन देन। तो उसको बढ़ाने की बजाय आप यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल तो कहीं से भी करना ही पड़ेगा। पर इसके अंदर क्या है कि प्रजा की प्रोडक्टिविटी बनी रहती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती थी, जो आजकल somehow I feel कि there has been a dichotomy. इंडिया का तो हम इसीलिए कुछ नहीं कह सकते बिकॉज हम कटे हुए इतना है, वहां से कभी जाते भी नहीं है, तो वहां के लोग ज्यादा बता सकते हैं। पर यहाँ पर जो हम देखते हैं, जो हमने of course working here with all sorts of people, I've figured it out, क्योंकि ये चीजें सब जब घरों घरों में जाके हम देखते हैं तो I don't need a study to be done. I mean, I don't need to read the study because that's a part of my profession. तो आपको 25 साल एक ही उसमें काम करते करते पता तो चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो I thought this was a good idea, and जैसे जैसे हम लोग सिर्फ ये कहते हैं बस गवर्नमेंट खाली देती जाए देती जाए देती जाए, तो that is also not very good for the society in general. तो हम लोग को कहीं ना कहीं we'll have to look back and वो अपने पुराने खजानों में से जो सब पड़ा हुआ है उसमें से ढूंढना पड़ेगा, भैया आज क्या क्या चल सकता है, because everything is not to be discarded. Absolutely. Okay.